क्षमा करने की शक्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। अगर हम मेंस के बारे में बात करें तो आप जो है लक्ष्मीकांत से राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती है क्षमादान की, उनके बारे में जो है डिफरेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल किससे लिया गया था? इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक था वन नेशन वन इलेक्शन, वो जो है विषय जो यूनिट आपकी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में क्या, जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अभी जो है फिर से दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन को जो है यहाँ पे लागू करने के लिए जोर देते हुए कहा। किसमें? 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर कुछ महीनों में चुनाव पर होने वाले होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होता है ना? क्योंकि मान लीजिए चुनाव है तो 2 महीने का तो आचार संहिता हो जाता है, 2 मंथ का, है ना? तो बार बार अगर इतनी सारी स्टेट है, 28 स्टेट है, अगर इसमें बार बार जो है हर उसमें स्टेट में आचार संहिता लगेगी, हर स्टेट में अगर आचार संहिता लग रही है तो देख लीजिए कितना 56 मंथ का तो जो है आपका वही हो गया, आचार संहिता हो गया, है ना? 5 साल के अंदर इतने बार वो हो जाते हैं हमारे, और ऊपर से जब लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें भी फिर से आचार संहिता लगती आएगी। ठीक है, तो फिर जो इसमें होने वाला व्यय है, क्योंकि पैसे भी लगते हैं, जो है जब पोलिंग होती है तो स्कूल वगैरह को खरीद के उनको टीचर्स को पे करते हैं, तो इस वो भी बचेगा और ऊपर से टाइम भी बचेगा और विकास कार्य भी बाधित होते हैं इससे, तो वो भी हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का यूज़ किया जाना चाहिए। अब देखिए, एक देश एक चुनाव है क्या? इसमें क्या है, का तात्पर्य लोकसभा, राज्यसभा और विधान पंचायत और शहरी निकायों के लिए 5 वर्षों में एक ही बार में चुनाव हो, एक साथ और एक ही बार में चुनाव हो जाए। ठीक है, इससे चुनौतियाँ क्या उत्पन्न होगी? चुनौतियाँ होगी जो हमारा उत्पन्न होने वाला, जो अभी चुनौतियाँ हम फेस कर रहे हैं अलग अलग होने से, वो क्या है, भारी व्यय होता है, इसमें पैसा लगता है काफ़ी। आचार संहिता लागू होने पर परिणाम स्वरूप नीतियों में रुकावट आती है। जिस स्टेट में इलेक्शन होगा उसमें क्या होता है, 2 महीने के लिए कोई भी आप विकास कार्य नहीं कर सकते। आवश्यक सेवाओं के वितरण पर प्रभाव होता है। जनबल पर अतिरिक्त भार पड़ता है। ठीक है, राजनीतिक दलों, विशेषकर छोटे जो दल होते हैं, वो उन पर दबाव होता है, क्योंकि प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। राजनीतिक दलों, विशेषकर छोटे दलों पर दबाव में वृद्धि, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, जो प्रचार के लिए पैसा खर्च करना होता है, उसमें क्या होता है, छोटे दलों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़े दल क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर अपना वो करते हैं, प्रचार करते हैं, तो छोटे दलों पर इससे दबाव बढ़ता जा रहा है। एक साथ चुनाव अगर कराया जाए तो इसके लाभ क्या होंगे? प्रशासन एवं अनुरूपता, सत्तारूढ़ दल हमेशा चुनाव अभियान मोड में रहने के बजाय, मतलब एक 5 साल में एक बार चुनाव हुआ तो मतलब उस टाइम के लिए वो चुनाव मोड में रहेगा, और बाकी टाइम के लिए क्या करेगा, वो प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। ठीक है, प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। धन के व्यय और प्रशासन में किफ़ायत होगी, नीति और कार्यक्रमों में निरंतरता होगी। ठीक है, इसके बाद है प्रशासन क्षमता। सरकार द्वारा लोक लुभावन उपायों में कमी आएगी, है ना? जो बार बार चुनाव होता है तो क्या होता है, बार बार लोक लुभावन के लिए वहाँ के जो वो होते हैं, राजनीतिक जो होते हैं बड़े बड़े, उन्हें क्या करना पड़ता है, लोक लुभावन कार्य करने पड़ते हैं ताकि उनकी पार्टी जो है जीत सके, तो उन कार्यों में कमी आएगी। काले धन के प्रभाव में कमी होगी। सभी चुनाव एक ही बार होने से मतदाताओं पर काले धन के प्रभाव जो होगा वो उसमें कमी आएगी। ठीक है, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव क्या होगा? लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर मतदाताओं में केंद्र व राज्य दोनों में एक ही पार्टी को सत्ता, इससे क्या नुकसान हो सकता है कि मान लीजिए अगर कोई वोट दे, मान लीजिए मैं वोट दे के आ रहा हूँ, तो मैं जो लोकसभा में चुनाव के वोट दे के आऊँगा वही सेम स्टेट जो वो होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, जो राज्यसभा का होगा उसमें भी सेम कोई वोट दे के जाऊंगा, तो इससे क्या होगा, जो लोकसभा में पावर में आएगी पार्टी वही राज्यसभा में आने के चांसेस हो जाएंगे, है ना? तो इससे जो क्षेत्रीय दल होंगे उन पर, जहाँ पे जो है माइनॉरिटीज़ में होंगे, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह अगर एक ही आएगी तो इनकी तो फिर कोई वो ही नहीं रहेगी वैल्यू। ठीक है, इससे इन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर मतदाताओं में केंद्र व राज्यों में दोनों में जो है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मतदान करने की प्रवृत्ति हमेशा होती है। ठीक है, एक साथ चुनाव कराए जाने संबंधी प्रावधान लागू किए जाने पर संविधान और कानून में किए जाने वाले परिवर्तन, कुछ परिवर्तन भी करने होंगे अगर एक साथ चुनाव करने हैं, है ना? जैसे कि अनुच्छेद 83, इनका कार्यकाल, जैसे कि लोकसभा का कितना जो है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का
वो होता है 5 साल का, है ना। राज्यसभा का होता है वो 6 साल का होता है। तो इनको भी एक साथ अगर चुनाव कराना तो एक साथ ही संशोधन करना होगा, एक जैसा इनका कार्यकाल करना होगा, है ना। और अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने संबंधी, जो वो उसको भंग कर देता है, भंग करने के बाद जो है दोबारा से हमें चुनाव कराने होते हैं ना। तो ये तो नहीं कि 5 साल में एक बार ही होगा, फिर तो बार-बार कराने पड़ेंगे जब भी भंग होगी। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 172, ठीक है। राज्य विधानसभा के कार्यकाल में भी संशोधन करना होगा। और राज्य विधानसभा को विघटित करने से संबंधित अनुच्छेद, इनको जो विघटित करने 174, इसमें भी संशोधन होगा। राष्ट्रपति शासन कहीं पे लगा हुआ, मान लीजिए कहीं की अगर विधानसभा भंग हो जाती तो वहाँ पे क्या हो, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उसके लिए भी फिर प्रावधान में अलग से करने होंगे। संसद और विधानसभा दोनों के कार्यकाल की स्थिरता हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए जाने चाहिए। कौन सा? एक तो जो है इसकी शक्तियों को, ईसीआई की शक्तियों को पुनर्गठित, कार्यों का पुनर्गठन और इसकी शक्तियों को दोबारा से जो है संशोधन करना होगा। एक साथ चुनाव कराने संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु ईसीआई की शक्तियों और कार्यों का पुनर्गठन करना होगा, ठीक है। जो इसकी धारा 2 है, एक साथ चुनाव में परिभाषा इसमें जोड़नी होगी धारा 2 में, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रीलिम्स लिंक क्या है, आचार संहिता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की चुनाव कराने संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। और जनप्रतिनिधित्व जो है ये लक्ष्मीकांत से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, और ये तीनों आपने ऊपर पढ़ी हैं, ठीक है। मेंस लिंक में क्या आ जाएगा, एक देश एक चुनाव के बारे में आप जो है लाभ और हानियाँ बता सकते हैं, पूरा ये पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के। ये जो है आर्टिकल लिया गया था द हिंदू से, ठीक है, द हिंदू से लिया गया था। अब जो थर्ड है हमारा, जो ये है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जो है उच्च न्यायालयों का कब्जा, मतलब जो अधिशासी जो राज्य के जो प्रधान होते हैं उन पर उच्च न्यायालयों का कब्जा, मतलब उनके जो राज्य के कार्य हैं उनमें दखल करना, ठीक है। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये हमारी यूनिट है, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, ठीक है। तो इसे संदर्भ किस संदर्भ में लिया गया है ये, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो हाई कोर्ट है उसने राज्य के अधिशासी प्रकारों को लगभग अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है। अभी रिसेंट में 24 नवंबर को भी जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ये कहा था कि जो है न्यायिक हस्तक्षेप और उसमें जो है काफ़ी कम डिफरेंस होता है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक हस्तक्षेप में काफ़ी कम डिफरेंस होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जो अपने आप ही डिसीजन लेता जा रहा है। मतलब जैसे अभी दिवाली के पटाखों पे डिसीजन आया था, उससे पहले भी काफ़ी सारे डिसीजन किए, उन्होंने बताया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अपने जो कार्यकारिणी है उसको भी करने देना चाहिए, वो पहले ही आगे डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार का भी यही कहना है कि जो हाई कोर्ट है वो सारे काम राज्य के अपने हाथों में लेके और अधिशासी प्रकारों को लगभग अपने हाथों में ले रखा है उसने, ठीक है। इस आरोप को साबित करने वाले साक्ष्य, इसके साक्ष्य क्या है, 2 नवंबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य को विशाखापट्टनम में जो प्रस्तावित गेस्ट हाउस है उसके जो है योजना के इसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जो इसकी योजना थी ना उसको कहा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान प्रकरण, राज्य सरकार का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो है शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, मतलब राज्य के अलग और हाई कोर्ट के अलग, मतलब इसे जो इसके अंडर आए उसी को स्वतः संज्ञान लेके जो है हर मामले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनका ये कहना है, ठीक है। इसके अलावा जो जो हाई कोर्ट है वहाँ का, वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसे बार बार समय समय पर जो चेतावनी दे रहा है उसे भी नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे उच्चतम न्यायालय द्वारा अदालतों को राज्य के अन्य सह सम्मान अंगों का सम्मान करने और इस तरह की शक्तियों को स्वयं धारित करने से बचने की सलाह दी गई है, ठीक है। बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप ऐसा मतलब ना करें, पर वो जो है नज़रअंदाज करके आगे से आगे अपना जो है लेता जा रहा है मामले, ठीक है। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एक फैसले में कहा था कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायाधीश अपनी सीमा पार नहीं कर सकते, है ना, और ना ही राज्य के अन्य अंगों से संबंधित कार्यों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर सकते, ठीक है।
तो जो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी ये कहा था न्यायिक सक्रियता और न्यायिक हस्तक्षेप, इनमें जो है बहुत कम डिफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी ये समझना चाहिए। ठीक है। न्यायिक सक्रियता से संबंधित चिंताएं, जब अदालतें तात्कालिक जुनून में उलझ जाती हैं, ठीक है, जो करंट जो चल रहा है उसके जुनून में उलझ जाती है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी, उनकी भी क्या है, न्यायिक सक्रियता को वो कैसे डिफाइन करते हैं? जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का तात्पर्य अदालत के उन फैसलों से होता है जिनमें न्यायाधीश द्वारा विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून है, कानूनी लेखों की बजाय निजी विद्वता और ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाए। मतलब कानून की अनदेखी करके वो अपनी निजी विद्वता और ज्ञान के आधार पर जो है निर्णय लेने लग जाते हैं। विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से राहत प्रदान करने के लिए समुचित न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? संविधान में विभिन्न प्रावधानों के तहत विधायिका न्यायपालिका के बीच संबंधित कार्यप्रणाली में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से रेखा खींची गई है। ठीक है, जो ये आर्टिकल है वो डिफाइन करते हैं इनके बीच क्या रेखा है। अनुच्छेद 121 और 211 विधायिका को किसी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन से किए गए आचरण के विषय में चर्चा करने से प्रतिबंधित करती है। विधायिका क्या करती है? जो भी कोई भी न्यायाधीश है वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण से जो है विषय में चर्चा करने से प्रतिबंधित करती है। और अनुच्छेद 122 और 212 में अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, अदालतों को विधायिका की जो आंतरिक कार्यवाही है पर निर्णय लेने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, इसको आप पढ़ते जाइए और लक्ष्मीकांत से थोड़ा बहुत अपडेट होते जाइए। लक्ष्मीकांत से बेसिक पढ़ के इससे अपडेट होते जाइए। ठीक है, अनुच्छेद 105 का 2 और 194 का 2 में विधायकों को उनके भाषण की स्वतंत्रता और मतदान करने की स्वतंत्रता के संबंध में अदालतों के हस्तक्षेप में सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, ये सुरक्षा है जब वो अपना डिसीजन देते हैं, मतदान करते हैं, तो उसमें सुरक्षा प्रदान की गई है। न्यायिक सक्रियता के लाभ, न्यायिक सक्रियता जो न्यायिक सक्रियता है वो क्या प्रदान करती है? इसके लाभ क्या है? विभिन्न प्रशाखाओं में स्थापित करने हेतु एक सरकार की विभिन्न प्रशाखाओं में संतुलित स्थापित करने हेतु एक प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, समाधान के रूप में आवश्यक नवाचार प्रस्तुत करती है। न्यायाधीशों को उन मामलों में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहां कानून एक संतुलन प्रदान करने में विफल होता है। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा देखिए। न्यायाधीश जो होते हैं उन मामलों में व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहां कानून एक संतुलन प्रदान करने में विफल होता है। एक स्थापित न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में विश्वास को दर्शाती है। सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। विधायिका के बहुमत संबंधी मामलों में फंसने पर यह शीघ्र समाधान उपलब्ध कराती है। ये पॉइंट्स क्या है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। न्यायिक सक्रियता से हानियां क्या होंगी और संबंधित चिंताएं क्या है? संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से खींची गई सीमा रेखा का उल्लंघन करती है। अब इसकी अगर हानियों की हम बात करें, ठीक है, हानियों की हम बात करें तो ये क्या करती है? स्पष्ट रूप से खींची गई जो सीमा रेखा है ना, उसका उल्लंघन करती है। न्यायाधीशों की न्यायिक राय अन्य मामलों पर निर्णय करने के लिए मानक बन जाती है। ठीक है, जो वो निर्णय देते हैं वो मानक बन जाती है। ठीक है, निजी या स्वार्थी उद्देश्य से प्रेरित हो सकते हैं। अदालतों के बार बार हस्तक्षेप से सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता, अखंडता और दक्षता के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, है ना। सारे निर्णय जो है अगर न्यायालय देगा तो जो सरकारी संस्थान होंगे उनमें लोगों की जो आस्था होगी कि हाँ यहाँ पे भी हमारा काम हो सकता है, वो सब कम हो जाएगी। ठीक है, अदालत द्वारा जब सरकारी एजेंसियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब तो यह सरकार के कामकाज को सीमित कर देता है। ठीक है, जो सरकार का कामकाज होगा वो सीमित हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या होगा? राम जवाया बनाम पंजाब राज्य 1955 मामले में अदालत ने टिप्पणी की कि हमारे संविधान में किसी एक अंग अथवा राज्यों के कार्यों का किसी दूसरे अंग द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जो है उसका न्यायालय का निर्णय आया था। किसी दूसरे अंग द्वारा
कार्यभार ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि राज्य के तीनों अंगों विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका के मध्य संविधान में शक्तियों का व्यापक पृथक्करण किया गया है, तो और एक अंग को दूसरे क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा। ऐसा होने पर संविधान द्वारा स्थापित किया गया संवेदनशील संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे अराजकता फैल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है GS2 के टॉपिक्स तीनों कंप्लीट हो गए। इसमें अदर एग्जांपल्स हैं। द कोर्ट हैज़ इशूड डायरेक्शन इन पब्लिक PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कवरिंग ए वाइड स्पेक्ट्रम सच एज रोड सेफ्टी, पोल्यूशन, ये जो है कोर्ट के अंदर आता है। इलीगल स्ट्रक्चर इन VIP जोन, मंकी मैनेस, डॉग मैनेस। ठीक है, मैनेस का मतलब कोई खतरा हो, मंकी मैनेस, डॉग मैनेस, मैनेस का मतलब होता है खतरा। ठीक है, इस टाइप में कोर्ट ने PIL जो है कवर किया इन सब टॉपिक्स को। अनपेड ड्यूज बाय फॉर्मर एंड सर्विंग लेजिस्लेटर, जो अनपेड ड्यूज आएंगे। नर्सरी एडमिशंस एंड एडमिशंस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर किए हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया था? द हिंदू से। समाज GS पेपर 3 का ये टॉपिक आया है, जिसमें यूनिट क्या है? संरक्षण, पर्यावरण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये हमारी यूनिट है। ठीक है, GS पेपर 3 की। तो इसमें जो पहला टॉपिक क्या है? वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। ठीक है, हाल ही में तीसरा जो है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी RE इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में क्या हुआ? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। री इन्वेस्ट 2020 का विषय संवहनीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये है। ठीक है, इसका क्या है विषय है? ये संवहनीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। इस क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो भारत की, वो उसमें जो है विश्व में 4th स्थान पर है। ठीक है, 4th स्थान पर है और दुनिया के सबसे तेज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले देशों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़कर 136 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट तक हो गई है, जो हमारे कुल क्षमता का 36% है। 2017 के बाद भारत की वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन के साथ समान बढ़ रही है। 2017 के बाद से क्या हुआ है? जो वार्षिक नवीकरणीय जो पर ईयर का जो रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करते थे, उसकी क्षमता जो है कोयला आधारित जो तापीय विद्युत उत्पादन के समान बढ़ रही है। जो हमारे कोयला आधारित जितने भी वो थे ना प्रोजेक्ट्स थे, उनके समान हमारी जो है नवीकरणीय अब ऊर्जा बढ़ रही है, पहले काफ़ी कम थी। ठीक है, बीते 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में 2.5 गुना की जो है इंक्रीमेंट देखी गई है। कुल मिलाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जिस समय निवेश सस्ता नहीं है, ठीक है, ऐसे टाइम पे निवेश जो है सस्ता नहीं है, उस समय किए गए निवेश के चलते आज इसके उत्पादन में यह अपेक्षित और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसी के चलते अब लागत में कमी आने लगी है। पर्यावरण अनुकूल नीतियाँ भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट्स 175 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 तक इतनी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में 136 गीगावाट है। 2022 तक जो है हम 175 गीगावाट करना चाहते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे जो है उसके कैपेसिटी वाइज जो है इसको डिस्क्राइब किया गया, जैसे 47% एनर्जी 82 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विल बी इंस्टॉल एट ए सितंबर 2019 तक। ठीक है, 47% जो है दिसंबर 2019 तक की गई 82 गीगावाट और 31 गीगावाट इज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, सोर्स ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये मैप जारी किया गया। 22% जो है 39 गीगावाट इज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ बिडिंग। 23 गीगावाट इज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लेफ्ट टू बिड। इतनी जो है हमारी अभी बिड के लिए रह गई है। बिड मतलब जो इसको बेचते हैं ना, उसके लिए रह गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा द हिंदू से ही लिया गया था। अगला टॉपिक है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
मुंबई की समुद्री तटरेखा नीले ज्वार। इसमें क्या बताया गया है? मुंबई के जो जुहू बीच और सिंधु दुर्ग के देवगढ़ बीच सहित महाराष्ट्र में समुद्री तटरेखा पर नीला ज्वार ब्लू टाइड की घटना देखी गई। ठीक है, ब्लू टाइड देखा गया। इस नीले रंग के प्रतिदीप्त ज्वार को लोकप्रिय रूप से जैव संदीप्ति बायोलुमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नीले ज्वार को इस नाम से जाना जाता है, जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेस लुमिसेंस ल्यूमिसेंस। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? वर्ष 2016 के बाद से विशेष रूप से नवंबर से दिसंबर के महीने के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर जैव संदीप्ति ल्यूमाइनेसेंस एक वार्षिक घटना है। ठीक है, 2016 के बाद से ये जो है हर साल देखी जा रही है। संबंधित कारण क्या है? एक अद्भुत दृश्य आमतौर पर डायनोफ्लैगलेट्स के रूप में पहचाने जाने वाले यह अद्भुत दृश्य आमतौर पर डायनोफ्लैगलेट्स के रूप में पहचाने जाने वाले पादप पल्लवकों और जो फाइटोप्लैंक्टन है और सूक्ष्म समुद्री पौधों के कारण होता है। इन डायनोफ्लैगलेट्स के प्रोटीन में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हल्के प्रकाश का उत्पादन होता है। ठीक है, समुद्र की लहरें इन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव में हलचल पैदा करती है और जिससे ये सूक्ष्म जीव नीली रोशनी छोड़ते हैं। ठीक है, समुद्र की लहरें इन जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं डायनोफ्लैगलेट्स, इनमें क्या होता है? सूक्ष्म जीवों में एक कोशिकीय में समुद्री लहर से क्या होती है? इनमें हलचल पैदा होती है जिससे सूक्ष्म जीव नीली रोशनी छोड़ते हैं। ठीक है, जिसी को हम नीला ज्वार कहते हैं। एक घटना का एक प्रमुख अतिपोषण जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। जल में ऑक्सीजन की क्या पता कमी हो। यूट्रोफिकेशन की स्थिति में पादप पल्लवकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में क्या है? काफ़ी वृद्धि होती है इसकी वजह से। इसके खतरनाक होने के क्या कारण हो सकते हैं? ये खूबसूरत दृश्य होने के साथ साथ खतरे का संकेत भी हो सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस समूह की कई प्रजातियां विषाक्त होती है, कई प्रजातियां जो इस समूह की जहरीली होती है। यदि डायनोफ्लैगलेट्स में तेजी से प्रजनन होता है, अगर तेजी से जो है इनकी वो बढ़ जाती है तो तथाकथित लाल ज्वर का कारण भी बन सकते हैं। नीले से लाल ज्वर भी बन सकता है, इनकी जो है प्रजनन वो बढ़ जाती है तो डायनोफ्लैगलेट्स की। इस दौरान डायनोफ्लैगलेट्स का भक्षण करने वाले सभी जीव भी विषाक्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनको खाने वाली जो मछली मोलस्की हैं, अगर इनको खाते हैं तो वो भी विषाक्त हो जाएंगे। इन जीवों में डायनोफ्लैगलेट्स का भक्षण करने से काफ़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थों के संचय हो जाता है। काफ़ी मात्रा में ये विषाक्त पदार्थ अपने अंदर संचय कर लेते हैं और क्या पता इनसे इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, इस तरह समुद्री जीव मछलियाँ आदि को आहार के रूप में लेना हानिकारक, क्योंकि इनसे मौजूद विषाक्त पदार्थों के विभिन्न अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। कुछ के द्वारा फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, कुछ को खा के आंत संबंधित समस्याएं हो सकती है, जबकि कुछ जो है न्यूरोटॉक्सिन होने के कारण याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रजातियां जैसे कि सी स्पार्कल विषाक्त नहीं होते। सी स्पार्कल जो होते हैं विषाक्त नहीं होते, लेकिन इनके भी अन्य अप्रिय अप्रभाव होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो देखने में आया नीला ज्वार, इसी को कहते हैं। प्रीलिम्स लिंक, नीले ज्वार क्या होता है, लाल ज्वार क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या है, जैव संदीप्ति क्या है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये सूचना प्रौद्योगिकी और विश्लेषण केंद्र, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। ठीक है, संदर्भ क्या है? भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र जो है शीघ्र ही राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी होगी। सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के बारे में, यह समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी है। ये क्या है? एक नोडल एजेंसी है। 26/11 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित किया गया था ये। 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, वर्ष 2011 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। 2012 में 2014 में कार्य करना आरंभ किया और यह गुरुग्राम में स्थित है। ये नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम NC3I का नोडल केंद्र है। इस नौसेना के परिचालन केंद्रों को नौसेना तथा देश के समुद्र तट पर फैले
कोस्ट गार्ड के निचले अधिकारियों में संपर्क स्थापित करने हेतु गठित किया गया है। ठीक है। स्कॉटलैंड मुफ्त सैनिटरी पैड देने वाला पहला देश बना और टैम्पोन प्रदान करने वाला पहला देश बना। स्कॉटलैंड जो है पीरियड पॉवर्टी, जो मासिक धर्म गरीबी के खिलाफ एक कदम उठाने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बन गया स्कॉटलैंड। ठीक है, थोड़ा 2 दिन बार पढ़ोगे से याद रहेगा स्कॉटलैंड। पीरियड पॉवर्टी का तात्पर्य उस स्थिति है जिसके तहत महिलाएं मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए सैनिटरी पैड या टैम्पोन जैसे उत्पादों का प्रयोग करने में समर्थ नहीं होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। पीरियड प्रोडक्ट स्कॉटलैंड बिल के पारित होने के पश्चात टैम्पन और सैनिटरी पैड जो है सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों और फार्मेसियों जैसी सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त उपलब्ध होंगे। तो ये याद रखना स्कॉटलैंड में हुआ ये। इससे करदाताओं का लगभग 24 मिलियन पाउंड वार्षिक का भार बढ़ेगा। इस पे जो है 24 मिलियन पाउंड का वार्षिक भार बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, एसडीजी निवेशक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके इन्वेस्टर मैप देखें तो अगर तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन्वेस्ट इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। इसे किसने शुरू किया है? यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने। ठीक है, इस मैप में 6 महत्वपूर्ण एसडीजी सक्षम क्षेत्र, 18 निवेश अवसर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया IOS चिन्हित किए गए हैं। 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया चिन्हित किए गए हैं जो भारत को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता और निजी क्षेत्र के हितों के मध्य ओवरलैप करने वाला रिक्त स्थानों को मानचित्रण करके एसडीजी इन्वेस्टर मैप निजी क्षेत्र के निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग करने वाला तरीकों को निर्माण करता है। ठीक है, जॉइन बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो है उनका आएगा इनसाइट iOS वाले का। बाकी जो है इसकी PDF मैं जो है नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। और बाकी आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से दी बेस्ट जो है ऑप्शन है ये प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें जो है दे रखा है GS 1 2 3 के लिए। और जो है बाकी अगर आप विजन आई से पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अगर वीडियो से भी नहीं पढ़ रहे, खुद भी पढ़ें तो इसी को पढ़ें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। आप इजीली 1 या 2 बार में समझ जाएंगे। और बाकी अगर आप जो है आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेशन, ताकि मैं आगे भी जो है अभी जो है इनिशियल है तो थोड़ा क्या बोलते हैं हेजिटेशन है, थोड़ा सा धीरे धीरे करते करते 2-4 वीडियो में अपने आप ही निकल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।